नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि एसएससी की बहुत सारी एग्जाम चल रही है, बहुत सारे एग्जाम होंगे और कुछ हो गए, जैसे एसएससी जेई समाप्त हो गया है। इन सभी एग्जाम में हमने देखा कि एग्जामिनर जो पहले दिन जो टॉपिक को उठाता है वो लास्ट तक उठाते ही रहता है। मतलब इस बार मंशा ज़्यादा उथल पुथल की नहीं है। ठीक है भाई। तो मैंने कल 6 टॉपिक पे बात कर लिया था। आज की इस वीडियो में आप जो एग्जाम में क्वेश्चन अभी लेटेस्ट बन रहे हैं उससे संबंधित करीब 10 से अधिक टॉपिक देखेंगे, जो एक प्रश्न के साथ, जैसा कि आज तक पढ़ाते आया हूँ, एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा। और ये फैक्ट वो मोती है जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर नज़र आएंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग मेरा ई बुक ले चुके हैं तो उसको सिर्फ अपने पास रखिए मत, उससे प्यार कीजिए, है ना। और प्यार करने का मतलब है उससे पढ़िए, फ़ायदा लीजिए। अगर आपने आधा भी पढ़ लिया तो आपका एसएससी का एग्जाम बल्ले बल्ले हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे पहले जेई का एग्जाम देखा आपने, कितना क्वेश्चन आया, और कल आपने फेज 12 का भी देखा, जहां बच्चे 90% क्वेश्चन, अगर कोई हिंद महासागर वाला क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो 90% क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो आप जो है बढ़िया से पढ़िए, है ना। टॉपिक वाइज दे दिया हूँ, वो भी कॉमन कर रखा है और उससे बाहर आ ही नहीं रहे हैं। किताब के दाम जो नाम है ऐसा सजा के दे दिया हूँ कि उससे बाहर नहीं आ रहा है। तो पढ़ना तो आपको ही होगा, हम तो सिर्फ राह ही दिखा सकते हैं। चलिए, तो जो लिए हैं ई बुक वो पढ़िए, जो नहीं लिए हैं वो इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके ले सकते हैं, या लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसके थ्रू भी व्हाट्सअप मैसेज के जरिए ले सकते हैं। फिर से बता दूं, जो ई बुक है वो सभी क्लास पे भारी है और 2025 तक, है ना, उसी शिद्दत से काम करेगा जैसे अभी कर रहा है एग्जाम में। चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं। पेड़ पौधे श्वसन किसके माध्यम से करते हैं? प्रश्न हमारा एक जरिया मीडियम होता है। ये जो मोती है ये नीचे है, तो सभी मोतियों को सुनना है ना। पेड़ पौधे श्वसन जो है ये स्टोमेटा से करते हैं, इसे रंध्र भी कहते हैं। ठीक है, रंध्र भी कहते हैं। हम लोग किससे सांस लेते हैं? नाक से जी, है ना। तो भूल है ये, है ना, तो एक मीडियम है ना। तो स्टोमेटा से सांस लेते हैं पेड़ पौधे, और रंध्र भी कहते हैं इसे। अब हम पेड़ पौधा और कोशिका चीज को एक ही जगह बताऊंगा, क्योंकि कोशिका से भी क्वेश्चन आए हैं कि भाई आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। और दूसरी बात ये भी पूछा गया है कि क्लोरोफिल कहाँ मौजूद होते हैं। तो ये सब क्वेश्चन को देखते हुए यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा। देखिए, पेड़ पौधे में क्लोरोफिल जो है ये हरे भाग यथार्थ पत्ते में पाए जाते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल में अपने आप में मैग्नीशियम धातु पाए जाते हैं। और ये क्लोरोफिल क्यों जरूरी है? तो ये आपका, है ना, फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, या फिर आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण क्यों जरूरी है? तो प्रकाश संश्लेषण पौधों को जीवन यापन करने के लिए जरूरी है। और जीवन यापन करने के लिए क्या जरूरी है? भोजन जरूरी है, ऊर्जा जरूरी है। ऊर्जा कहाँ से? भोजन से। तो हमें तो रसगुल्ला जिलेबी खा के मिल जाता है, प्रोटीन खा के, कार्बोहाइड्रेट खा के। पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण से ही जो भी मिलना है मिलता है, लवण पोषक तत्व, और इसी पे वो डिपेंड रहते हैं, निर्भर हैं। ठीक है भाई। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जरूरी। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में अहम रोल निभाते हैं, और प्रकाश संश्लेषण से पेड़ पौधे अपनी खाना पानी जुगाड़ करते हैं। और हमें उस प्रक्रिया में क्या मिलते हैं? तो ऑक्सीजन। इसीलिए पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, दुनिया बचाओ। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अधिकांश प्राणी एक कोशीय होते हैं। जो बच्चे कोशिका थोड़ा भी समझते हो समझ पाएंगे। बहुत बार बता चुका हूं कि कोशिका मेनली 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका प्लांट कोशिका, एक आपका एनिमल कोशिका। ये सेल लिख देता हूं, ठीक है। इसके अलावा प्लांट और एनिमल जो कोशिका है ये तो अलग से 2 प्रकार के हो गए, है ना। अब कोशिका में बनावट भी 2 प्रकार के होते हैं, मतलब जीवों के आधार पे, एक कोशीय और बहुकोशीय। जैसे जो भी सूक्ष्म जीव वगैरह हैं वो एक कोशीय कोशिका वाले जीव होते हैं, और हम लोग मल्टी सेल वाले जीव हैं, यानी बहुकोशीय जीव होते हैं। अर्थात आप समझ गए। और उदाहरण देखेंगे, आर्किया बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सब आपको खुले आंख से संभवतः नहीं दिखाई पड़ते हैं। ये सभी के सभी एक कोशीय होते हैं, है ना। और हम लोग बहुकोशीय हैं, तो हमको तो आप देख ही रहे होंगे। इनके अलावा प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाई जाती है। अभी आपने देखे, है ना, क्या देखे भाई?
पादप कोशिका, जंतु कोशिका, फिर आपने देखी एक कोशीय और बहुकोशीय। अब यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये भी दो प्रकार के कोशिका होते हैं। मैंने प्रोकैरियोटिक में हमेशा बताया है कि ये गरीब कोशिका होते हैं, ये भी जनरली सूक्ष्म जीवों में ही पाए जाते हैं, ठीक है भाई। और इसमें केंद्रक नहीं होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, लाइसोसोम नहीं होते हैं, लेकिन राइबोसोम होते हैं, याद रखिएगा। तो ये जो प्रोकैरियोटिक है इसमें केंद्रक नहीं होते हैं, जनन द्विधारी विखंडन द्वारा होता है। और मैंने क्या बताया, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, लाइसोसोम भी नहीं होता है, और राइबोसोम होता है, जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इनके अलावा कोशिका झिल्ली, ये सभी प्रकार के कोशिका में होती है, जबकि कोशिका भित्ति सिर्फ प्लांट सेल में ही होती है, जो उनको विशेष बनाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि ये कोशिका भित्ति का क्या काम है, तो आपको क्या बताना है। कोशिका भित्ति जो है स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं, किसको भाई, पादप को, क्योंकि पादप में ही पाया जाता है। इसके अलावा कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य स्थित होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं उसके अंदर लिक्विड कोशिका द्रव्य होते हैं। कोशिका द्रव्य में कोशिका के अन्य चीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, रेटिकुलम इत्यादि स्थित होते हैं। देखिए इस प्रकार से रहता है, इसके अंदर लिक्विड फिल रहता है। अब ये एगो अलग चीज है, ये एगो अलग चीज है, ये अलग, ये अलग, इसे खुली आंख से हम देख भी नहीं सकते। बीच वाले मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सब जो भी होते हैं इस प्रकार से। तो आप आई होप आप समझ गए। सबसे पहले कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव होगा, और उस द्रव के अंदर अलग अलग कोशिकांग होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, रेटिकुलम, ठीक है। ये इसके बीच में ये द्रव क्या काम करता है, तो इन दोनों को मिलने से भी रोकता है और अपने जगह बैलेंस होने से भी रोकता है। तो कई सारे फंक्शन ने विधाता बनाया है, और इतने अच्छे कलाकारी शायद इंसान की बस की नहीं है। इनके अलावा कोशिका भित्ति यूकैरियोटिक कोशिका में सेलुलोज के बने होते हैं, और प्रोकैरियोटिक कोशिका जो गरीब होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बने होते हैं। ये कई बार मैं बता चुका हूँ, चूंकि सेलुलोज भी जो है ना कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन इसमें प्रोटीन अलग से और कार्बोहाइड्रेट दोनों अलग से बनता है, क्योंकि गरीब है तो थोड़ा सा सपोर्ट कर देता है, मजबूती इधर से मिलती है, ऐसा आप याद रख सकते हैं। और जो यूकैरियोटिक है वो अमीर कोशिका होता है, तो उसमें सिर्फ सेलुलोज से काम चल जाता है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है, ये भी कई बार आपके एग्जाम में आता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। कोशिका की खोज से क्वेश्चन आ जाता है, दो प्रकार के बनते हैं, 1665, 1674। 1665 में डेड कोशिका की खोज हुक ने किया, और 1674 में लाइव कोशिका की खोज हुक ने किया था, ठीक है। इसके अलावा एक चीज यहाँ से अलग से आपको याद रखना है, जब आप सीजीएल वगैरह की एग्जाम दोगे तो ऐसे ही क्वेश्चन को छेड़ता है कि बच्चे को लगे कि आता भी है और नहीं भी आता है। 1883 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक संरचना को देखा। ये एक अलग है और इसमें भी अलग है, आदमी भी अलग है, ठीक है। और 1665 वाला रॉबर्ट हुक है, 1674 वाला ल्यूवेनहॉक है, समझ गए, जीवित मरा हुआ और जो है केंद्रक वाला। इनके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, ये तो अभी तक नहीं पूछा। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री, ये भी नहीं पूछा है। गोल्गी बॉडी को कोशिका का पुलिसमैन, ये भी नहीं पूछा है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, ये कल पूछा गया था। तो ये तीन अभी आपके लिए सुरक्षित हैं। इनके अलावा रिक्तिकाएं कोशिका में भोजन, पानी, अन्य अवशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करती है। कौन? रिक्तिकाएं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। इनके अलावा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना या सौभाग्य योजना किस मिनिस्ट्री मंत्रालय के अंतर कार्यरत है? ऐसा आपसे कल पूछा गया था कि आयुष्मान भारत योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। तो जो आपका सौभाग्य योजना है जो विद्युत से संबंधित है, ये विद्युत मंत्रालय से ही संबंधित है, ठीक है। जैसा नाम वैसा काम। सौभाग्य योजना की शुरुआत 2017 में होती है। ये क्या उद्देश्य से लेकर लाया गया था कि भाई जो विद्युतीकरण है वो सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी घर अंधेरा में ना रहे। ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा? तो ये विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आरोग्य मतलब जो है उपचार से होता है, स्वास्थ्य लाभ से होता है ना। तो ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इस आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 2018 को झारखंड के रांची से किया गया था। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 लाख तक का निःशुल्क कैशलेस जो है आपका इलाज किया जाता है, ठीक है भाई। इसके अलावा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये वाली योजना चलती है जो आपके एग्जाम में आ चुका है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना, इस योजना की शुरुआत 2014 में की गई थी। यह योजना वित्त मंत्रालय के अंतर कार्यरत है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थी उत्तर प्रदेश में है तथा सबसे अधिक % के हिसाब से लाभार्थी बिहार में है। देखिए कोई बच्चा है जिसका नाम मुझे याद तो नहीं आ रहा है, टेलीग्राम में आपने एक क्वेश्चन डाला बच्चा
कि भाई सर ये बताइए कि सबसे अधिक आप बताएं यूपी में है आपका जनधन योजना, और यहाँ तो आंसर जो है किसी एक कोचिंग सेंटर वाले का, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा और याद भी नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ था, जाने दीजिए। तो उनका एक आपने इमेज डाला था, उन्होंने बिहार बताया है। देखिए मैं अब बता सकता हूँ कि जिस हिसाब से क्वेश्चन का लैंग्वेज लिखा है उस हिसाब से उसका आंसर गलत है। ठीक है भाई, देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज उन्होंने लिखा कि सबसे ज़्यादा लाभार्थी कहाँ पे है, तो उन्होंने बिहार लगा दिया आंसर, और नीचे जो आंकड़े लिखे वो भी गलत लिखा है अगर बिहार लगा भी दिया तो। ठीक है भाई, क्यों बताता हूँ। जो उत्तर प्रदेश है यहाँ सबसे अधिक लाभार्थी है, बेनिफिशियरी जो है ये सबसे अधिक जो है आपका उत्तर प्रदेश में है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 100 लोग हैं, ठीक है, और बिहार में है ना, बिहार में 90 लोग हैं। फिर भी परसेंटेज के हिसाब से बिहार टॉप पे रहेगा और तादाद के हिसाब से यूपी टॉप पे रहेगा, क्योंकि यूपी की ओवरऑल जनसंख्या ज़्यादा है। उस हिसाब से परसेंटेज बिहार में, मान लीजिए कि बिहार में टोटल 100 ही लोग हैं, तो बिहार में 90% के पास जो है जनधन खाता है। तो इस हिसाब से कहा गया कि भाई बिहार में परसेंटेज के हिसाब से जनधन खाता ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में आदमियों की संख्या के हिसाब से जनधन खाता ज़्यादा है, न कि परसेंटेज के हिसाब से। तो जैसा आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर करेगा वैसा आपको आंसर देना है, अपने मन से ज़्यादा होशियारी नहीं करनी है। इसके अलावा है ना, जो आपने वहाँ आंसर लिख रखा है ना, वो एक फाइनेंशियल ईयर में बिहार में इतने खाता खोले गए जिससे बिहार में परसेंटेज खाता खोलने मतलब लाभार्थी के संख्या जो है सबसे टॉप पे पहुँच गया, और वहीं वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दिए हैं। धन्य है गुरुजी महाराज लोग। ठीक है, इनके अलावा देखिए जो क्वेश्चन है जीके जीएस की खास करके है ना, वो किसी का इजाद किया हुआ नहीं है, ना मेरा ना किसी का। वो घटना घटित तो होती जाती है, एग्जाम में आती जाती है। अब कौन कितना दिमाग लगा पाता है ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं सिर्फ इसी दिशा में काम करता हूँ कि एग्जामिनर आज ये सोचा है, कल क्या सोचेगा, कल क्या पूछ सकता है, और यही दिखाने की काम करता हूँ, और ऊपर वाले के दया से सटीक बैठता है। बाद बाकी और कोई नहीं, मैं कोई जादूगर नहीं, कोई काला जुबान नहीं भाई, है ना। मेहनत करता हूँ, उसका फल मिलता है बस। ठीक है, कल कहीं से मुझे सुनने में आया है और एक बच्चे ने कमेंट भी किया है, नाम भी लिखा है प्रॉपर, मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं तो बहुत सारे बच्चे जो है हरक जाएंगे और घाटा लग जाएगा उन्हीं का, है ना। बता रहे हैं कि जो है कुछ लोग, अब कुछ लोग कौन है, वो मैं हूँ, है ना। 1000 पेज के जो है PDF दे देते हैं, फिर बोलते हैं हमारे ऐसे कंटेंट आया। सबसे पहले तो श्रीमान जी, हमारी जो कंटेंट है वो 447 पेज की है, ना कि 1000, और 1000 बराबर 447 तो दुनिया के कोई भी वैज्ञानिक प्रूव नहीं कर सकता। खैर मैं तो इसमें नहीं कर सकता हूँ, अगर कोई और कर दिया है तो हो सकता है कि वो देश से बाहर पढ़ के आया हो, नमन है ना। तो भाई 447 पेज की है ना। और मैं अभी भी कहता हूँ, तुम्हारे आंख बंद कर लेने से सूर्यास्त नहीं हो जाती, जो सच है वो सच है। मैंने टेलीग्राम पे मैसेज भी किया है। ठीक है भाई, अगर जो बच्चे इसके आधा भी पढ़ के अगर याद रख पाए, 200 पेज भी पढ़ लिए ना, ठीक है ना, और एग्जाम दिए तो कहीं से बेहतर कर पाएगा, और अभी तक करते आया है। ठीक है भाई, तो बाद बाकी लोग समझदार हैं, बच्चे भी समझते हैं किसके पास क्या नॉलेज है, किसके अंदर क्या है, कौन कहाँ से क्या कर रहा है, वो सब समझते हैं बच्चे। अरे ग्रेजुएशन होके नौकरी की तलाश में आया है, बुद्धरू थोड़ी है। ठीक है भाई, तो तुम्हें ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इस योजना की शुरुआत 2015 में किया गया था। मुद्रा का फुल फॉर्म आपसे पूछता है, जिसमें सबसे ज्यादा आर का फुल फॉर्म पूछता है, जिसका होता है रीफाइनेंस। ठीक है, मुद्रा का पूरा ही याद रख लीजिए, झंझट खत्म। मैक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ये कितने प्रकार के लोन देते हैं? 3 प्रकार के लोन देते हैं। 3 प्रकार के, 50,000 रुपया न्यूनतम है और 10 लाख रुपया अपर सीमा है इनके लोन देने का। 3 प्रकार के जो लोन देते हैं वो है शिशु, किशोर, और किशोर से बड़का है तरुण। ठीक है, तो तरुण में सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछे कि भाई तरुण की मैक्सिमम लिमिट क्या है मुद्रा योजना के अंतर्गत, तो आप बोलिएगा 10 लाख रुपए। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इस योजना की शुरुआत 2015 में किया गया था। ये बीमा कवर करती है 2 लाख रुपए का। अगर आदमी का डेड हो गया तो उनके परिजन को 2 लाख, अगर आदमी विकलांग हो गया अस्थिर रूप से तो उनको जो है आपका 2 लाख रुपए उन्हीं को देगा, है ना, क्योंकि जीवित है। और इसमें एज फैक्टर 18 से 70 वर्ष है, और ये भी मिनिस्ट्री कौन सा? वित्त मंत्रालय।
चलते हैं शॉर्ट में आपके काम के बात बताते हुए। मैं हमेशा साधारण लैंग्वेज यूज करता हूँ, किताबी लैंग्वेज तो अपनी जगह है ही। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015 में आया था। इसमें एज फैक्टर 18 से 50 वर्ष है। ये भी आपका फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है और इसमें भी रिस्क कवर जो है 2 लाख रुपया ही है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अटल पेंशन योजना, इस योजना की शुरुआत 2015 में किया गया था, है ना। ये भी वित्त मंत्रालय के द्वारा ही चलाया जाता है, लेकिन इसको चलाने के लिए एक एजेंसी है PFRDA, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया। 18 से 40 वर्ष इसमें जो है एज लिमिट रखा गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में हरियाणा से शुरू किया गया था और हरियाणा से ही क्योंकि जानते हैं कि इस योजना का मेन मोटो जो है लिंगानुपात को बढ़ावा देना है, ठीक है। क्योंकि इंडिया की लिंगानुपात उस दिन मैंने बताया था आज़ादी के बाद सबसे कम किस सन में रहा था भाई साहब, तो बताना है 1991 में कितना रहा था, है ना, 927। मिला लीजिएगा। आज न कल CGL के लिए ये क्वेश्चन तैयार हो रहा है। मैं भी पढ़ता हूँ ज्ञान का दिमाग, है ना। आपसे पूछेगा कि आज़ादी के बाद निम्न में से किस जनगणना में सबसे कम लिंगानुपात रहा था, तो ये रहा था 1991 में, बता दिया हूँ। 1951 में बता दिया था कितना था, 946, और वर्तमान में कितना है 943, यानी 2011 वाला, और ये क्या है 1951 वाला, 46 वाला, ठीक है। तो जो लिंगानुपात की बढ़ावा देने, तो हरियाणा से स्टार्ट, क्योंकि हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है वर्तमान में। मिशन इंद्रधनुष, ये टीकाकरण वाला है। ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा 14 में स्टार्ट किया गया था। इसका जो उद्देश्य था जो है कि भाई 2020 तक 7 बीमारियों के लिए टीकाकरण सुनिश्चित करना। 7 बीमारी इसमें शामिल था। सेतु समुद्रम योजना, यह योजना 2016 में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा जो है लाया गया था, ठीक है भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एगो जो आपका पूछ देता है डायरेक्ट, उसका लंबाई ये पूछ देता है, कौन सा है भाई, 4 महानगरों को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, उसकी लंबाई टोटल कितना है 5846, है ना, 5846 मीटर, है ना। इनके अलावा परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे, मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में स्वराज दल के संस्थापक आए हैं। मैं बहुत सारी बातें यहाँ पे कर लूँगा, आपको ध्यान से सुनना है। दादोबा पांडुरंग 1849 बम्बई में किए थे परमहंस मंडली की स्थापना। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर 1834 कोलकाता। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन महादेव गोविंद रानाडे 1887 मुंबई। महादेव गोविंद रानाडे 1861 में विधवा पुनर्विवाह संघ, विधवा पुनर्विवाह रीमैरेज, है ना, पुनर्विवाह संघ, देखिए संघ रहेगा तो कौन किए हैं, महादेव गोविंद रानाडे। अब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कहेगा तो 1856 होता है, और महादेव गोविंद रानाडे वाला संघ है तो ये 1861 होता है। दोनों में डिफरेंस है भाई। इसके अलावा राधा स्वामी सत्संग शिव दयाल 1861 आगरा। देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री 1887 लाहौर। भारतीय सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले 1905 बॉम्बे। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद 1897 बेलूर। तो ये तो हो गया कुछ अलग बात, जो कॉमन है वो बता ही दिया हूँ। आइए थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करा देता हूँ। 1828 ब्रह्म समाज कोलकाता। 1815 आत्मीय समाज कोलकाता। 1867 प्रार्थना समाज मुंबई। 1873 सत्यशोधक समाज मुंबई। 1875 आर्य समाज मुंबई। 1904 जो है आपका अभिनव भारत बीडी सावरकर के द्वारा नासिक। 1913 गदर पार्टी लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। 1866 इंडियन एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी लंदन। तो ये कुछ एक बातें जो हैं आपको जरूर ध्यान रखना है। 1875 अमेरिका थियोसोफिकल सोसाइटी मैडम कर्नल अल्काट और मैडम ब्लावत्स्की के द्वारा। 1882 इंडिया में थियोसोफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट के द्वारा। 1916 क्या होगा, होम रूल लीग, कौन, एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा। तो ये जो इतने भी घटना घटे हैं आपको जरूर याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चनवा जो है बन जाता है। चलते हैं आगे। टापू लोक नृत्य, लोक नृत्य जो भी है, लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य, है ना, जनगणना, आपका पीरियोडिक टेबल, आपका खेल खिलाड़ी, आपका और भी जो भी कुछ है वो टॉपिक वाइज आपको अच्छे से पढ़ना है ना। टॉपिक वाइज जिसमें अब 20 के करीब टॉपिक है, करंट अफेयर इंक्लूड है, वो भी मई महीना के लास्ट तक। मासिक करंट करीब 250-300 के करीब क्वेश्चन, वो सब पढ़ के आपको जाना है। तो मैं इसको थोड़ा फास्ट लेता हूँ, बाद बाकी आप वहाँ से कवर करेंगे नाच तमाशा वाला, ठीक है। यहाँ पे जो
चीज़ मतलब आपको समझाने आया हूँ कि भाई बच्चे जो छोड़ेंगे वो बात करना है, बाद बाकी नाच तमाशा तो जनरली सब पढ़ते हैं, ठीक है। टापू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश टापू। पोनुंग नृत्य लोसार, लोसार में मैंने बताया था 3 जगह होता है, अरुणाचल प्रदेश के साथ हिमाचल प्रदेश और लद्दाख भी होता है। डिरी महोत्सव ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं। सोलुंग मोपिन मुखौटा, मुखौटा नृत्य को आप युद्ध नृत्य भी कह लेते हो, ठीक है, युद्ध नृत्य भी कह लेते हो। तो ये सभी के सभी आपको कहाँ पे मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में एगो भाषा बोला जाता है, यहो आपसे पूछ लेता है, तो इस भाषा का नाम है गालो भाषा। तो गालो भाषा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में एगो एयरपोर्ट है जिसका नाम है डोनी पोली, है ना, डोनी पोली, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में है एगो एयरपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश में अभी अभी आगामी एग्जाम के लिए पीएम मोदी साहब ने आपका सेला ब्रिज का उद्घाटन किया है ना, तो ये भी आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश को पहले आप नेफा कहते थे, ये भी आपको याद रखना है। इंडिया में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश में ही किबुथु एगो पॉइंट है जो इंडिया का सबसे आउटर मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट है। देखिए हमारे पास इसी प्रकार से लिंकिंग चलता है, आप इसको जिस दिन समझ गए आपका काम आसान हो जाएगा। कि मैंने जैसे एक चीज, किसी का नाम राम, राम कौन थे? दशरथ का जो है पुत्र थे, है ना, उनके साथ क्या क्या घटना हुआ, क्या हुआ, मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि भगवान जी को ही यहाँ लाया जाए, है ना। तो वैसा ही मैं करता हूँ, जैसे कोई स्टेट आ गया तो जैसे अब भाई वहाँ एक गुफा है तो मैं उसके बारे में सारा चीज़ स्मरण मन में कर लूँगा, है ना। मिलियन सेकेंड का भी मतलब मिली सेकेंड का समय भी नहीं लगता है और सब चीज़ जो है रिवीजन हो जाता है, बशर्ते आपका ध्यान पूरा होना चाहिए पढ़ाई के ऊपर। इसके अलावा संथाली डांस, छऊ डांस दोनों उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में किया जाता है। देखिए आप लोग युवा हैं, पढ़ते समय मोबाइल के मैसेज पे बिल्कुल ध्यान न दें, या फिर मैसेज ही करना है तो 2 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए पढ़ाई रोक दें, दोनों में से कोई एक कीजिएगा। मैंने भी ये दिन देखा और किया है, तो मुझे समझ में आता है कि कहीं का ना रहता, ना तो ये काम हो पाता है ना पढ़ाई हो पाती है। इससे अच्छा एट अ टाइम एक काम करें, ठीक है। इनके अलावा भगोरिया नृत्य, राय नृत्य, मटकी नृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश में एगो जवारा भी लिखिएगा, जवारा भी पूछता है मध्य प्रदेश में, है ना। और एगो आपका ग्रीडा भी आता है, क्या ग्रीडा भी पूछता है, ग्रीडा ब्रीटा, ठीक है, ग्रीडा ही होगा, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा ढीमसा नृत्य आंध्र प्रदेश में, गुसाडी, लंबाडी तेलंगाना। देखिए ये अगर ऑप्शन में तेलंगाना नहीं है लंबाडी का तो आंध्र प्रदेश भी होगा, ठीक है, और आंध्र प्रदेश नहीं तो तेलंगाना भी होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। ऐसा क्यों होता है, कई बार एग्जाम्पल दिए हैं। नाटी डांस हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश में आप कौन कौन सा मेला लगवा लेते हैं, है ना, कौन कौन सा मेला? नलवाड़ी मेला, कुल्लू दशहरा लगा लेते हैं, माघ साजी का त्यौहार मना लेते हैं, फुलैच उत्सव मना लेते हैं। ये सब कहाँ पे होता है? हिमाचल प्रदेश में होता है। गिद्धा भांगड़ा ये पंजाब में होता है, दोनों अलग अलग, गिद्धा महिला, भांगड़ा पुरुष के द्वारा किया जाता है। भांड नृत्य भी पंजाब में होता है। एगो पाथेर भांड है यहाँ पे लिखा है, ये जम्मू कश्मीर में होता है। जम्मू कश्मीर में आप कंचौथ फेस्टिवल देखोगे। जम्मू कश्मीर में जो लेवेंडर की खेती होती है उसके लिए प्रसिद्ध है ना। ट्यूलिप गार्डन भी जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में करेवा क्षेत्र होता है जो आपका मुलायम टाइप से जगह होता है जहाँ पे केसर इत्यादि की खेती की जाती है। तो ये सब कुछ बात जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में आप बुलर झील देखते हो, ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से निर्मित भारत में फ्रेश पानी के या मीठा जल की सबसे बड़ा स्रोत है ना, मतलब झीलों में, है ना। इनके अलावा जम्मू कश्मीर में और कुछ देखेंगे, 2019 में जो है अलग हुआ था, केंद्रशासित प्रदेश बना था 31 अक्टूबर 2019 को फाइनली, है ना। और भी मेनी मोर चीज जम्मू कश्मीर के अंदर, हजरत बल मस्जिद है श्रीनगर में, है ना। ये सब आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा बम्बू डांस मिजोरम का डांस है, जैसे अभी आपको कल लाय हरोबा मणिपुर पूछा था, बम्बू डांस है। जैसे मैंने आपको खर्ची पूजा बताया है, त्रिपुरा का 14 देवी देवताओं का, नागालैंड का जो है आपका हॉर्नबिल है। ऐसे कई सारे त्यौहार हैं जो आपके एग्जाम में आता है। साया दावा, लोसांग सिक्किम का। NH से एक क्वेश्चन पूछा था कि NH एक कहाँ से कहाँ तक जोड़ते हैं। अगर NH एक का ए पूछ दे तो श्रीनगर से पंजाब, और NH एक पूछ देना एक तो
अमृतसर से आप दिल्ली आंसर लगा सकते हैं, हालांकि वाया वाया ये जाता है, यहाँ पे देखिए पंजाब हरियाणा दिल्ली तक, तो आप अमृतसर से दिल्ली लगा देंगे इसमें, ठीक है, NH1 में। लेकिन NH1A में श्रीनगर से पंजाब यानी जम्मू कश्मीर से पंजाब स्पेशली, ठीक है, तो ये मैंने अलग से क्वेश्चन रखा है। अब यहाँ पे नेशनल हाईवे को देखते हैं कौन किसको जोड़ता है। तो सबसे लंबा नेशनल हाईवे 4 इंडिया का इस प्रकार से है, NH44, NH27, NH48, NH52। तो इसमें सबसे बड़ा NH44, तो आपको NH44 याद रखना है, ठीक है। NH1 पंजाब हरियाणा दिल्ली, NH2 दिल्ली से आगरा, NH3 आगरा से ग्वालियर। तो ये आपको ध्यान रखना है ना, इस प्रकार से आगरा से ग्वालियर तक। इसके अलावा NH3 सही है। इसके अलावा भारत की राष्ट्रीय जलमार्ग से क्वेश्चन आता है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और 2 यही दोनों आज तक पूछा गया एग्जाम में। तो 1 जो है ये इलाहाबाद से हल्दिया और 2 जो है ये आपका धुबरी से सदिया को जोड़ता है। इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भाई जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है वो किस नदी प्रणाली में है और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ये किस नदी प्रणाली में है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ये आपका गंगा नदी प्रणाली में है, जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ये आपका ब्रह्मपुत्रा नदी प्रणाली में है। तो दोनों बात आपको ध्यान रखना होगा। एक सेकेंड भैया, बता दिया दोनों कि भाई 1 किस में है और 2 किस में है। हम चलते हैं आगे और कहाँ से कहाँ जोड़ते हैं। तो पहला इलाहाबाद से हल्दिया और दूसरा जो है आपका धुबरी से सदिया, सदिया से धुबरी या धुबरी से सदिया। फ्रेंच ओपन 2023 के पुरुष एकल के विजेता कौन है? अभी तक एग्जामिनर छेड़ा नहीं है। देखिए मैंने जो करंट अफेयर पूछने का टैक्टिस देखा 2022 से 2023 तक का ही पूछ रहा है, 2024 का एक भी करंट नहीं पूछा है इस वाले फेज वाले में। तो मैं यहाँ पे 2023 का कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लूँगा, साथ ही साथ जो नियुक्तियाँ हैं वो ज़्यादा पूछ रहा है तो मैं आपकी यहाँ पे नियुक्ति पर भी बात कर लेंगे इंपॉर्टेंट वाली। देखिए फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एकल आपका जो हराया था वो कैस्पर रॉड को हराया था और जो विजेता बने थे वो कौन बने थे, है ना, जो नोवाक जोकोविच। कौन बने थे? नोवाक जोकोविच, सर्बिया के रहने वाले हैं, सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट मतलब ट्रॉफी है। इसके अलावा 2024 के विजेता कौन है फ्रेंच ओपन आगामी एग्जाम के लिए? कार्लोस अल्कारेज। और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 पुरुष एकल में विजेता यानिक सिनर है। ये तो एकदम ही पूछे जाएंगे क्योंकि इस भाई साहब का पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है, ठीक है, यानिक सिनर का, तो जरूर याद रखें। इसके अलावा फ्रेंच ओपन महिला 2024 जीत लिया है ईगा स्विटेक, 23 भी जीती थी ईगा स्विटेक, तो याद रखने में कोई भी दिक्कत नहीं है। 23 और 24 महिला वाला फ्रेंच ईगा स्विटेक पोलैंड की रहने वाली है। इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल के विजेता आर्यना सबलेंका बेलारूस, और ये पुराना पिछले साल का है, ठीक है, तो इनको अभी भूलिए। इसके अलावा विंबलडन 2023 पुरुष, ये भी भूल जाइए। अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आपसे नहीं पूछेगा, अगर इससे पूछता है तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ओपन और फ्रेंच ओपन ही पूछेगा, ठीक है, और लास्ट के अमेरिका ओपन पूछ सकता है, बाद बाकी नहीं। तो हमने बता दिया 23 का भी और 24 का ऑस्ट्रेलिया ओपन और फ्रेंच ओपन। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 CGL में पूछा जाएगा क्योंकि इस बच्चे का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है यानिक सिनर का, ठीक। इनके अलावा ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का क्रम जरूर याद रखें जब आपको कथन के रूप में एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा कि निम्न में से सबसे पुराना सबसे नया, तो सबसे पुराना विंबलडन और सबसे नया अमेरिकी। साल में होने का क्रम सबसे पहले होता है आपका कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, फिर होता है कौन सा, है ना, फिर होता है आपका फ्रेंच ओपन, फिर कौन सा होता है? विंबलडन, और लास्ट में कौन सा होता है? USA। इसके अलावा टूर्नामेंट वाली जो मैदान होती है, जो आपका फ्रेंच ओपन है वो मिट्टी पे होगा, और जो आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन है और अमेरिका है वो हार्ड कोर्ट में होगा, विंबलडन घास में होगा। इसके अलावा संविधान संशोधन से क्वेश्चन आया, तो संविधान संशोधन की क्वेश्चन यहाँ पे है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है आपका संपत्ति के अधिकार को भी हटाया गया, और साथ ही साथ, है ना, राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद को भेजने की अनुमति या शक्ति प्रदान की गई। दोनों बात इसी में हुआ 44वां 1978। 44वां जो है होने के बाद जो है संपत्ति के अधिकार हटने के बाद कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6, है ना। 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राजधानी का दर्जा 1991 में दिया गया था। 65वां संविधान संशोधन 1990 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी। 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल से संबंधित है। 101वां GST से, 102वां OBC से, 103वां EWS से, 104वां एंग्लो इंडियन और महिला के जो है मतलब एंग्लो इंडियन
और इसके अलावा जो आपका SC ST के आरक्षण है उसकी सीमा की लिमिटेशन को आगे बढ़ा देना। और 106वां जो संविधान संशोधन है वो संसद के लोकसभा में और राज्य के विधानसभा में महिलाओं की 1/3 सीट को सुनिश्चित करवाता है, ठीक है। इनके अलावा 86वां संविधान संशोधन पूछ भी दिया गया। ये पूछता है क्या है ये, तो ये शिक्षा से संबंधित है। इसके तहत आपके 21A में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार को जोड़ा गया था, जो उनका फंडामेंटल राइट है शिक्षा लेना। और 51 के 1 के में है ना, जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना पेरेंट्स का कर्तव्य होगा। तो मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों आया था, दोनों शिक्षा से संबंधित। एशियाई शिखर सम्मेलन 2023 का बैठक कहाँ पे हुआ था, तो इंडोनेशिया में हुआ था। इंडोनेशिया कहाँ पे है, तो इंडोनेशिया कहाँ पे है, तो देश है, तो कहाँ पे, ये क्या बात होगी, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पे है, तो इंडोनेशिया की 2 राजधानी, एगो पुराना है जकार्ता, नया है नूसंतारा। कौन सा भाई, नूसंतारा, ठीक है। इंडोनेशिया जो है द्वीपीय समूह वाला देश है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का बैठक आपका भारत में हुआ, है ना। 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन आपका गोवा में हुआ। 38वां कहाँ पे होगा, आप लोग कमेंट करना, क्योंकि मैं 38 टाइम बता चुका हूँ कि 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पे होगा। 14वां विश्व स्पाइस कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई। ICC वर्ल्ड कप 2023, T20 महिला वर्ल्ड कप 2024 बांग्लादेश में होगी। और ICC वर्ल्ड कप 2023 भारत में, ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा था। 2024 में T20 महिला कप बांग्लादेश में होगी। और 2024 में T20 पुरुष वर्ल्ड कप आज ही या कल अपना मैच है बांग्लादेश के साथ शायद, है ना। तो ये है अभी कहाँ हो रहा है, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हो रहा है। इसके अलावा ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन 23 में कहाँ पे हुआ, अफ्रीका में। 24 में कहाँ पे होगा, तो 24 में ब्राजील में न होकर रूस में होगा, ठीक है। इसके अलावा ब्रिक्स में अब क्या गो देश हो गया है, तो 10 गो देश हो गया है। 5 गो देश को 2024 में एंट्री मिला, 6 गो का नाम था, लेकिन अर्जेंटीना जो है बाइक स्पेस से अपना टांग पीछे ले लिया है। इसके अलावा विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ पे, फिजी में हुआ था। हिंद महासागर का हेड 21 से 23 तक कौन रहा था, तो बांग्लादेश। और 23 से 25 तक के लिए किसे हिंद महासागर क्षेत्र का हेड बनाया गया, कौन से देश का, तो श्रीलंका। श्रीलंका वो देश है जहां पे पहली महिला PM बनी थी, है ना। और आज भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका नाम है श्री मावो भंडार नायके। श्रीलंका की भाषा आपका सिंहली है। हाँ भैया, भाषा पड़ोसी देश का जरूर याद कर लेना, जो मैंने पड़ोसी देश पर आया है, सीमा, भाषा, कौन से धर्म के लोग रहते हैं, कौन से नदी बहते हैं, कौन सी चीज़ फेमस है वहाँ, सब बता दिया हूँ टॉपिक बैच वाले में। थोड़ा सा लास्ट में जाएंगे, करंट अफेयर के नीचे इमेज के साथ समझाया गया है, पढ़ लीजिएगा, है ना। इसके अलावा तो वहीं देखिएगा, नहीं फिलहाल चर्चा कर देता हूँ। कच्छे थेवी द्वीप, नैने थेवी द्वीप, जाफना प्रायद्वीप, एलिफेंटा पास, है ना, ये सब श्रीलंका में। हम्बनटोटा बंदरगाह, है ना, ये सब श्रीलंका में है। पटाना घास के मैदान, ये सभी के सभी श्रीलंका में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा बौद्ध धर्म के लोग यहाँ ज़्यादा रहते हैं। और जो अभी आपका HDI इंडेक्स भारत का जो 134वां है, उससे बेहतर श्रीलंका का है ना। इनके अलावा भारत में कर्क रेखा पूर्व से पश्चिम क्रम अगर आप जाएंगे तो कर्क रेखा गुजरने का सही क्रम क्या है, सही क्रम क्या है भाई कर्क रेखा गुजरने का। यहाँ पे बात कर लेते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये रहा कर्क रेखा का पश्चिम से पूर्व का क्रम। अब देखिए यहाँ पे कर्क रेखा को गुजारा है किसी ने। राजस्थान का बहुत छोटा सा पार्ट जो है आपका गुजरता है कर्क रेखा, डूंगरपुर वाला इलाका, ठीक है। अब यहाँ से मैं कुछ और भी आपको बताना चाहता हूँ। कर्क रेखा तो बता ही दिया कि कहाँ से कहाँ तक गुजरती है ना। पूर्वी बिंदु बता दिया था किबुथु होता है। पश्चिमी बिंदु गौहर माता या गौर माता भी इसे बोला जाता है। कहीं पे लिखा होगा, मैंने खुद लिखा है इसको, है ना, एक सेकेंड, मैंने कहीं पे लिखा है भाई, हाँ ये देखिए, बिंदु गुहार है या गौर माता भी इसे कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा कौन भाई, एक सेकेंड, माफ़ी चाहता हूँ फ़ोन के लिए। देखिए उत्तरी और दक्षिणी बिंदु तो आपको पता ही होगा, इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट, है ना। तो हम चलते हैं आगे। इसके अलावा यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो भी अध्यक्ष हुए, इनकी बैठक में क्या क्या मुख्य बिंदु सब रहा, कौन से बैठक की क्या विशेषता, अंग्रेज प्रथम, इस्लाम प्रथम, है ना, दादा भाई नौरोजी कितने बार, कौन से में स्वराज का प्रयोग हुआ, कहाँ पे स्वराज की मांग की गई, किस में जो है
आपका भावी संविधान पे चर्चा किया गया, किस में असहयोग आंदोलन को प्रेरित किया गया, किस में मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो गए, है ना, किस में गरम दल नरम दल एक हो गए, किस में पहली बार महिला अध्यक्षता कर रहे थे। तो इन तमाम बातों को मैं जो है करोड़ों बार समझा चुका हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा कहानी स्वरूप में बता देता हूँ। झटझट जरा सुन लीजिएगा, ये लिखा पढ़ी जाने दीजिए, मैं थोड़ा सा फास्ट में आपको सुना देता हूँ। ये जितनी बात लिखा है वैसे मौखिक रूप से मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है। देखिए थोड़ा सा कहानी के रूप में चलेंगे तो ज़्यादा बेटर आपका रहेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा जगह खाली है, मैं करता हूँ। देखिए 1885 में आपका कांग्रेस की स्थापना होता है। कौन करता है? एओ ह्यूम करता है ना, एओ ह्यूम करता है। इसे हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। पहले जो बैठक हुए WC बनर्जी के द्वारा हुआ था, 1885 में ही हुआ था, बम्बई के अंदर हुआ था और इसमें कांग्रेस के 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। अगला बैठक दादा भाई नौरोजी के द्वारा। फिर तीसरा बैठक 1887 में मद्रास में हुआ था, बदरुद्दीन तैयब के द्वारा, और ये प्रथम मुस्लिम जो है अध्यक्ष बने थे, बदरुद्दीन तैयब साहब, 1887 मद्रास। फिर क्या होता है 1888 में जॉर्ज यूल नामक व्यक्ति जो है ये अंग्रेज है, यानी ये प्रथम अंग्रेज हुए जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता संभाले इलाहाबाद के अंदर। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी से 3 बार जो है कांग्रेस की अध्यक्षता करवाया गया। सबसे लास्ट बार जो है ये 1906 में कोलकाता अधिवेशन है, इसमें स्वराज शब्द का प्रयोग आपने किया था। इसके अलावा इससे भी इम्पोर्टेंट 1896 की अधिवेशन है, इसे रहमतुल्लाह है ना, रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा अध्यक्षता किया जा रहा था और ये सेकेंड इस्लाम धर्म के जो है अध्यक्ष हुए कांग्रेस के। और इसमें वंदे मातरम जो है जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये गाया गया था, ठीक है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है और आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है, सब बात जोड़ लेंगे। इसके अलावा 1907 में क्या होता है, कांग्रेस में फूट पड़ जाती है, गरम दल और नरम दल। ये कहाँ पे हुआ था? सूरत के अंदर हुआ था और रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसके अलावा ये फिर से एक कब होते हैं? 1916 में। कहाँ पे अध्यक्षता हुआ था? लखनऊ में। कौन कर रहे थे? अंबिका चरण मजूमदार। यहाँ पे क्या क्या होता है? मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है? गरम दल और नरम दल एक हो जाता है। तो इसमें प्रयासरत कौन रही थी? बेसेंट, एनी बेसेंट जो रहा था, इन्हीं के मदद से गरम दल और नरम दल एक हो गया था। और इसी बैठक में जो मैंने जैसा कि कल बताया था कि राजकुमार शुक्ल जो गांधी जी को आमंत्रण किए थे बिहार के चंपारण आकर सत्याग्रह में भाग लेने के लिए, तो यहीं पर मिले थे गांधी जी से, क्योंकि उस समय गांधी जी नए नए आए ही थे, कहाँ से? अफ्रीका से, 1915 में, है ना। तो इस प्रकार से। इसके अलावा आप उसके बाद जो है 1920 में एक अधिवेशन होता है आपका नागपुर में, इसमें असहयोग आंदोलन को पारित किया जाता है। फिर एक होता है 1924 में बेलगांव में गांधी जी अध्यक्षता करते हैं। फिर एक होता है 1917 में कोलकाता में एनी बेसेंट पहली बार अध्यक्षता कर रही होती है महिला होके। इसके अलावा फिर होता है 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। और जो 1906 में हुआ था वहाँ पे स्वराज शब्द का सिर्फ प्रयोग किया गया था। तो ये कुछ एक कांग्रेस के अधिवेशन है, आपको याद जरूर रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट सुभाष चंद्र बोस साहब को रिलेट करके 1938 के हरिपुरा अधिवेशन, इसमें जो है बोस साहब अध्यक्षता चुने गए और सकुशल बैठक करवाया गया। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में जगह है ना। तो यहाँ पे जो है बोस साहब जीत भी गए, लेकिन इनके अगेंस्ट में पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किए थे कौन? MK गांधी। इस बातों से जो है थोड़ा सा क्षुब्ध होकर कांग्रेस को से ही इस्तीफा दे दिए कौन? बोस साहब। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। कल आपसे पूछा गया था कि स्वराज दल की स्थापना कब हुई, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन। स्वराज पार्टी 1923 मोतीलाल नेहरू चितरंजन दास ने किए थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 HRA। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है ना, HSRA हसरा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये HRA का ही बदला रूप है। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला या अरुण जेटली मैदान में भगत सिंह के द्वारा किया गया था। नौजवान सभा का गठन 1926 में किया गया था, है ना, भगत सिंह साहब के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल 1913 में। अभिनव भारत की स्थापना BD सावरकर के द्वारा 1904 में। और बाद बाकी इससे संबंधित जो संस्थागत चीज है कि कब किसने स्थापना किया, वो बात हमने जहां पे दादुआ पांडुरंग वाला क्वेश्चन आया था आपका परमहंस मंडली वाला, वहां पे मैं आपको समझा दिया हूं। इसके अलावा जो अपने इंडिया में मिनरल्स वाला जो जगह है वो जरूर याद रखना है। जैसे आंध्र प्रदेश के रामगिरी क्या है? सोना के लिए है ना। KGF में आपने कोलार गोल्ड फील्ड देखा होगा, ये भी सोना के लिए है। हट्टी भी सोना में, कर्नाटक, है ना। इसके अलावा मैगजीन के लिए क्या है जो सबसे ज्यादा फेमस है आपका? खेतरी तांबा के लिए राजस्थान, ये पूछता है। इसके अलावा आपका पन्ना भी पूछ देता है कभी कभी। तो पन्ना जो है ये आपका
ये पन्ना जो है आपका मध्य प्रदेश में, वहाँ पे हीरा मिलता है। कल मैंने ऐसे ही थोड़ा सा मोबाइल को स्क्रॉल किया तो वहाँ पे अब झूठ या सच, कोई एक देवी है, उनको कोई हीरा का टुकड़ा मिल गया और पुलिस थाने में जमा करवाया। उसके नीचे में लिखा था कि जो है गरीब को कोई लाइक नहीं करता। ऐसा बहुत सारा वीडियो रहता है ना। मैं थोड़ा सा देख लिया था भी देखता हूँ भाई। इसके अलावा तांबा का उत्पादन बता दिया कहाँ पे खेतरी में होता है। इसके अलावा हीरा का बता दिया था। लोहा जाएंगे आप झारखंड में। सबसे जो आपका पूछा जाता है जादूगोरा, ये यूरेनियम के लिए है। और जो आपका तुमलापल्ली है वो भी यूरेनियम के लिए है। मलाजखंड वगैरह तांबा के लिए मध्य प्रदेश में मिलेगा, है ना। राजहरा पहाड़ी और आपका बेलाडीला लोहा के लिए है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। इसके अलावा उड़ीसा में आएंगे बादाम पहाड़ी लोहा के लिए है। कर्नाटक में जाएंगे कंद्रमुख खान लोहा के लिए है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। देखिए यहीं से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है सबसे लंबा व्यक्तिगत पारी, हालांकि सभी एक एक बच्चे को ये बात पता होगा, क्रिकेट के सब दीवाने इंडिया में। मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले भी बताया, यहाँ से कॉपी किया हूँ कि भाई वर्ल्ड कप में एक पारी में सबसे लंबी व्यक्तिगत पारी तो ग्लेन मैक्सवेल अफगानिस्तान के खिलाफ 201 रन मारे थे। इसके अलावा आईसीसी जो आपका वर्ल्ड कप 23 हुआ, विजेता ऑस्ट्रेलिया, विजेता आपका भारत है। ऑस्ट्रेलिया का छठा खिताब था। और सबसे लंबी व्यक्तिगत पारी जो है ये आपका रोहित शर्मा के नाम है, 264 रन। इसके अलावा यहाँ पे जाने दीजिए आईसीसी। हाँ, आईसीसी से एक दिन चीज़ और याद रखिएगा, एग्जामिनर का मूड फिरेगा, पूछ देगा कि जो ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है या गोल्डन बैट है ये किसको दिया गया, तो ये विराट कोहली को दिया गया। ठीक है, विराट कोहली को दिया गया था। टूर्नामेंट में सबसे अधिक शतक क्विंटन डिकॉक दक्षिण अफ्रीका के जो खिलाड़ी हैं 4 शतक लगाए थे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है तो प्रकाश श्रीवास्तव। कल डीआरडीओ को बता दिया था समीर वी कामत। इसरो का तो सभी को पता होगा सोमनाथ साहब। इसके अलावा इरडा का महापात्रा साहब, आरबीआई का शशिकांत दास साहब, है ना। इसके अलावा इंडियन ओलंपिक वाली पीटी उषा मैडम, सेबी का माधवीपुरी बुच मैडम। इसके अलावा अगर और भी अब आगे जाएं तो जो भी बड़े बड़े संस्था है जैसे नहाई हो गया, है ना। ये जो भी संस्था है बड़े बड़े जो काफ़ी आइसोचेम हो गया, फिक्की हो गया, तो इन सब को देख के जाना है आपको एग्जाम देने। ठीक है, अभी जैसे अपना सेकेंड ये बना है लोकपाल खानविलकर साहब, तो इनको भी ध्यान रखना है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नए हैं तो पूछेगा नहीं। एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव, इसकी स्थापना 2010 में किया गया था। हेडक्वार्टर इनका दिल्ली में है। इनके अलावा इसमें जो एनजीटी में जो अध्यक्ष होते हैं उनके कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष से पहले तक होती है। देखिए कि नीति आयोग रिपोर्ट जो है इंडेक्स 2022 जारी किए थे 2023 में, तो 2023 से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो इसमें जो है ना रिलीज किया गया 3रा संस्करण में 2रा स्थान किस राज्य को दिया गया था? एक्सपोर्ट प्रिपरेशन इंडेक्स है ये, तो महाराष्ट्र का। ये ओवरऑल नहीं है, ओवरऑल में एक अमीरी गरीबी भी इन्होंने निकालते हैं, एमपीआई, है ना। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी निकालते हैं, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, है ना। तो उसमें सबसे ज़्यादा गरीब बिहार को बताया गया था, लेकिन ये चीज़ दूसरा है, ये एक्सपर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है। ठीक है, तो इसमें जो है 2रा स्थान महाराष्ट्र को। इसके अलावा पहला स्थान तमिलनाडु को दिया गया था। इनके अलावा ये नीचे मैं लिख दिया हूँ ये चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था। नीति आयोग एमपीआई इंडेक्स 2022 के अनुसार सर्वाधिक गरीब राज्य अवरोही क्रम में, माने घटता क्रम में, तो सबसे ज़्यादा बिहार है, उसके बाद झारखंड है। आपको 2 याद रखना है, बिहार झारखंड, है ना, और मेघालय भी। तो 3 को याद रखना है कि ये 3 को सबसे गरीब राज्य है किसके अनुसार? नीति आयोग के जो रिपोर्ट है 2022 उसके अनुसार। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना 2015 में। यह गैर संवैधानिक निकाय है। प्रथम उपाध्यक्ष और प्रथम सीईओ जरूर याद रखना है, और वर्तमान तो याद रखना ही है भाई, है ना। अच्छा हुआ याद आ गया। वर्तमान याद रखना है सुमन कुमार बेरी और आपका बीवीआर सुब्रमण्यम, वो जो अपॉइंटमेंट वाला है उसी में याद रखिएगा। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है ना, कि भाई आपका नीति आयोग में वर्तमान जो सीईओ है वो किसको हटाकर जो है अपॉइंट हुए थे, अगर एग्जामिनर थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करना चाहा तो। ठीक है, तो परमेश्वरम साहब को हटा के बीवीआर सुब्रमण्यम साहब आए थे। न्यू इंडियन कॉमनवेल्थ, देखिए अभी किताब पूछा गया था आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का इंडिया विंस फ्रीडम, तो उसी प्रकार से कुछ किताब मैंने यहाँ पे रख लिया है। ठीक है, एनी बेसेंट आयरलैंड की मुख्य, यहाँ पर पहले क्वेश्चन आंसर तो कर लो। न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ नामक जो समाचार पत्र है उनका संपादन एनी बेसेंट मैडम के द्वारा किया गया था। एनी बेसेंट भारतीय मूल के नहीं थे, लेकिन भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम है उनमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और कई बड़े बड़े काम में जो है भाग लिए, जैसे आपका होम रूल लीग हो गया, थियोसॉफिकल सोसाइटी हो गया, और भी मेनी मोर चीज़ हो गया, जैसे कांग्रेस के भी आपने अध्यक्षता भी करवाया 1917 में। ठीक है, इनके अलावा माय ट्रूथ नामक किताब के लेखक इंदिरा गांधी है, लेकिन माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक
महात्मा गांधी है। इनके अलावा इंदिरा गांधी वो शख्स हैं, महिला हैं जिन्हें पहली बार भारत रत्न दिया गया। इंदिरा गांधी को जो है आपका पहला महिला पीएम भी है इंडिया का, और एकमात्र महिला पीएम है इंडिया का अभी तक इंदिरा गांधी। इसके बाद जो है कोई भी महिला पीएम नहीं बनी है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। इनके अलावा इंदिरा गांधी को आयरन लेडी भी कहा जाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, हिंद स्वराज, माय एक्सपेरिमेंट विद एथिकल रिलीजन, है ना, नवजीवन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, ये सभी के सभी किताब जो हैं गांधी जी के हैं। इनके अलावा संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय के हैं, है ना। इनके अलावा ये वाली सीट तो आपने कल भी देखा होगा, पीडीएफ भी दे दिया है, चूंकि खिलाड़ी से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब तक 6 किताब पूछे गए हैं, 6 बस इस दो जो आपके यहाँ पे इमेज दिख रहे हैं यहीं से है ना। यहाँ पे देखिए आपका स्टेट फ्रॉम द हार्ट पूछा है ना, ए शॉर्ट हिस्ट्री पूछा, द रेस ऑफ माई लाइफ पूछा। अब क्या बच्चे का जान लोगे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको कोई भी कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके आप ले सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।